सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मिलवासी। साथियों, आज नागपुर के हुड़केश्वर क्षेत्र में ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है। तो अभी मैं उसी कार्यक्रम के लिए निकल रहा हूँ। तो साथियों, जब मैं कार्यक्रम में पहुँचा तब कार्यक्रम जस्ट शुरू ही हुआ था। तो तब संचालक महोदय द्वारा अतिथियों का नाम पुकार कर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा जा रहा था। जब सभी अतिथियों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया तब नागपुर क्षेत्र के हमारे बहुत से कार्यकर्ता जो कि कोरोना काल में डेथ कर गए, तो उनकी याद में सभी ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण कर आदरांजलि दी थी। इसके बाद वक्ताओं को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया। मैं कुछ खास बातें ही आपको बताना चाहूँगा। तो इन वक्ताओं में माननीय धूरा भाई, जो कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राजस्थान के प्रभारी है, इन्होंने कहा कि मान्यवर एच.एन. रेकवाल साहब और मेश्राम साहब के दिशा निर्देशन में राजस्थान में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी राजस्थान के 33 जिलों में से 20 जिलों में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का गठन किया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से मान्यवर वीर सिंह राणा जी थे। आपने कहा कि बामसेप और वामन मेश्राम साहब द्वारा समाज के सभी वर्गों में जागृति का कार्यक्रम पिछले 44-45 वर्षों से चलाया जा रहा है और माननीय वामन मेश्राम साहब ने आदिवासियों में नेतृत्व का निर्माण करने का कार्य किया। मैं भी आज बामसेप और मेश्राम साहब के कारण ही बोलने लायक हुआ हूँ। अगले वक्ता के रूप में मौलाना साहब थे नागपुर के, जिन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के कहने पर मैं एक कार्यक्रम को अटेंड करने गया था। तब मैंने पहली बार मेश्राम साहब को वहाँ देखा और सुना। उस कार्यक्रम में मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा कि मेश्राम जी, वामन मेश्राम जी हमारे बड़े भाई हैं। जब मैंने ऐसा सुना तो मैंने सोचा कि हम जिन्हें अपना लीडर मानते हैं वे मेश्राम साहब को अपना बड़ा भाई कह रहे हैं, तो यह शख्सियत ज़रूर कुछ खास होगी। जब कार्यक्रम में मेश्राम साहब के विचार सुने तो मैं उनके विचारों से सहमत हुआ कि हम मजलूमों ने एक होकर अन्याय के खिलाफ इत्तेहाद कायम करना चाहिए। इसी की अगली कड़ी में शकुंतला प्रधान मैडम, इन्होंने बताया कि ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ यह एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। इससे हमारी आदिवासी सभ्यता और संस्कृति की नई खोज होगी, रिसर्च होगा और सच्चा इतिहास हमारे समाज के सामने आएगा। अगले वक्ता के रूप में मान्यवर घनश्याम आलामे जी, आप राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के। इन्होंने कहा कि भारत में आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को ब्राह्मणवादियों द्वारा विकृत किया गया है, जिससे आदिवासियों की पहचान धूमिल हुई है। हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता और पहचान को बनाए रखने के लिए आदिवासियों के इतिहास एवं संस्कृति पर रिसर्च करने की आवश्यकता है, जिसमें ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर मील का पत्थर साबित होगा। नागपुर हाई कोर्ट के एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, इन्होंने बताया कि हमारे समाज के लोगों ने अपने महापुरुषों की और इतिहास की जानकारी रखने के साथ साथ संविधान में मिले अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए। 5वीं 6वीं अनुसूची के तहत मिले अधिकार एवं कानून की जानकारी भी रखनी चाहिए, ताकि हमारे समाज पर अन्याय ना हो सके। इसके पश्चात कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि और ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के डायरेक्टर मान्यवर प्रेम कुमार गेडाम जी, जो कि अपने तेजस्वी और ओजस्वी भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, उसी अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। साथियों,
आज ये ऐतिहासिक दिन है भारत के समस्त आदिवासी भाइयों को कि आज बामसेब के द्वारा खास करके ये पहल की गई है। यह ऐतिहासिक पहल है कि आदिवासियों के लिए एक रिसर्च सेंटर इस देश में खोला गया जिसका नाम है ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। बहुत सारे लोगों को यही जानकारी है कि इस देश में सिर्फ पैसों का घोटाला हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है कि इस देश में वोट का घोटाला हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है कि इस देश में चारा घोटाला हुआ, बहुत सारे घोटाले हुए। लेकिन इन घोटाले से ज़्यादा बड़ा घोटाला अगर इस देश में अगर कोई हुआ है तो वो है इतिहास का घोटाला। इस देश में जो इतिहास है, ब्राह्मणों ने इस प्रकार से इतिहास को लिखा कि जो ब्राह्मण अनुकूल है और जो समस्त मूल्यवासी बहुजन समाज है उनके प्रतिकूल इतिहास इस देश में लिखा है। बामसेब के द्वारा अगर कोई संगठन प्रायोजित किया गया, निर्माण किया गया और उसको देश भर में उसका कार्य शुरू किया गया तो उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, जो 1992 में निर्माण हुआ। और 1992 में जब राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नाम का संगठन बनाया, पहले ये आदिवासी एकता परिषद के तौर पर कार्यरत था। उसको राष्ट्रीय स्तर पर बामसेब के द्वारा लाया गया और उसको राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बनाया गया। उस संगठन के द्वारा फिर बामसेब ने राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ नाम का संगठन बनाया। फिर बामसेब के द्वारा आदिवासी छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ नाम का संगठन बनाया। और 2019 में, अप्रैल 2019 में हम लोगों ने एक प्रस्ताव राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के द्वारा एक प्रस्ताव हम लोगों ने मेजबान साहब के सामने रखा कि भारत सरकार आदिवासियों के लिए एक इंस्टीट्यूट चलाता है जिसका नाम है ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। लेकिन इंस्टीट्यूट का काम जो रिसर्च करने का काम है और जो कला सभ्यता संस्कृति जो है वो बचाने का जो काम है, भारत सरकार को ये डाटा प्रोवाइड करने का जो काम इंस्टीट्यूट का है, जिस प्रकार से भारत सरकार करनी चाहिए वो उस प्रकार से कार्य करते हुए नजर नहीं आ रही है, बल्कि आदिवासियों की कला सभ्यता संस्कृति को खत्म करते हुए नजर आ रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मेजबान साहब के सामने ये प्रस्ताव रखा 2019 में और ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का प्रस्ताव रखा। मेजबान साहब ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंजूरी नहीं बल्कि मेजबान साहब ने ये बात भी कही कि ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के लिए जो भी रिसोर्सेज लगेंगे वो सारे रिसोर्सेज बामसेब के द्वारा लगाए जाएंगे। आंकड़ा है 13 करोड़ 70 लाख आदिवासी। अब 2021 में गिनती होगी, शायद ये आंकड़ा बढ़ेगा। हो सकता है 7.5 से 9% आदिवासी हो सकता है अगर जाति आधारित गिनती सबकी हो जाए तो, क्योंकि ये 7.5% से जो आंकड़ा है ये इंक्लूड पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। अगर अभी गिनती होती है तो 9% आंकड़ा होगा और जो 13 करोड़ 70 लाख आदिवासी है तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो 7.5% आंकड़े को हम लोग सैद्धांतिक तौर पर मानते हैं कि 7.5% आदिवासी इस देश में है। अगर भारत के तमाम आदिवासी अगर इकट्ठा भी हो जाए, एक संगठन भी बनाए आदिवासियों के नाम पर और संगठन बनाकर अगर मान लीजिए इस देश में अगर आजादी का आंदोलन भी अगर चलाना चाहते हैं तो क्या हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे? हमारी संख्या बढ़ेगी तो संख्या के आधार पर किसी राज्य का मुख्यमंत्री हम लोग नहीं बना सकते। संख्या के आधार पर देश का प्रधानमंत्री हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी संख्या 7.5% है। आपके 42 सांसद चुन के जा रहे हैं और 543 मेंबर पार्लियामेंट में से 272 सांसद चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आपके पास नहीं है। तो संख्या के आधार पर जो लोग ऐसा सोचते
चाहे ज्यादा हो रही है। आदिवासी को नक्सलवादी करके मारा जा रहा है, मुसलमानों को आतंकवादी करके मारा जा रहा है, ओबीसी को जातिवादी करके मारा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट को दलित करके मारा जा रहा है, सिखों को उग्रवादी करके मारा जा रहा है, और ब्राह्मणों ने खुद ही सड़क के किया। बाकी सब आतंकवादी, नक्सलवादी, उग्रवादी, जातिवादी, ब्राह्मण सिर्फ राजस्थान। इसलिए मोहन साहब ने झारखंड में स्टेटमेंट दिया था, आप लोगों ने सुना। साथियों, संख्या के आधार पर अगर हम लोग इकट्ठा होते हैं तो हमारी पिटाई होगी, और जो समस्या आदिवासियों की है वही समस्या इस देश में शेड्यूल कास्ट की है, वही समस्या इस देश में ओबीसी की है, वही समस्या इस देश में मुसलमानों की है। और डीएनए के आधार पर हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, डीएनए के आधार पर मूल निवासी है। संख्या में बहुसंख्य है लेकिन जातियों में विभाजित है, संख्या में बहुसंख्य है। इस देश में ऐसी परिस्थिति ब्राह्मणों ने निर्माण की, विभाजन इस प्रकार से निर्माण किया कि हम लोग जो है आज विभाजन षड्यंत्र की वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए हम लोगों को लड़ाई किस तरीके से लड़नी होगी, हमारी समस्या का समाधान किस प्रकार से करना होगा, इसका चिंतन करना बहुत जरूरी है। केडाम जी ने आगे कहा कि ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा केवल भारत के ही आदिवासियों का नहीं बल्कि दुनिया के आदिवासियों की कला, संस्कृति एवं इतिहास पर रिसर्च किया जाएगा। इसके अलावा आगे गेडाम जी ने कहा कि इस रिसर्च सेंटर के द्वारा 3 किताबों का प्रकाशन किया गया है। पहली किताब है CAA, NRC, NPR से आदिवासियों को होने वाले नुकसान एवं उनके परिणाम। दूसरी किताब जो इस रिसर्च सेंटर द्वारा पब्लिश की गई है वो है जयपाल सिंह मुंडा वर्सेस बाबा साहब अम्बेडकर। और तीसरी किताब है विश्व आदिवासी दिवस या मूल निवासी दिवस। अंत में गेडाम जी ने बताया कि ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से आदिवासियों से जुड़ा नया रिसर्च समाज के सामने लाया जाएगा ताकि समाज अपनी कला, सभ्यता, इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूक बना रहे। और इसके साथ गेडाम जी ने अपनी बात समाप्त की। कार्यक्रम के उद्घाटक मान्यवर वामन मेश्राम साहब, जो कि बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के अंतर्गत आदिवासियों की कला, सभ्यता और संस्कृति पर रिसर्च करने का कार्य केवल आदिवासियों द्वारा ही नहीं किया जाएगा बल्कि बहुजन समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भी रिसर्च किया जाना चाहिए। और TRDC ने सभी वर्गों का साथ सहयोग लेकर एवं आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर कार्य करना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मेश्राम साहब ने बताई कि इस रिसर्च सेंटर ने केवल कला, संस्कृति एवं इतिहास पर ही रिसर्च नहीं करना चाहिए बल्कि वर्तमान में आदिवासियों की समस्या, उनके मूल कारणों और समस्या के समाधान पर भी रिसर्च करना चाहिए। चूँकि हम लोग वर्तमान में जीवन यापन कर रहे हैं और हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है, तो हमें वर्तमान में आदिवासियों के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र और समस्याओं पर रिसर्च करना चाहिए ताकि उन समस्याओं को दूर कर हम अपने भविष्य का निर्माण कर सके। मेश्राम साहब ने दलालों और भड़ुओं की खिंचाई करते हुए कहा कि पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप दलालों और भड़ुओं का निर्माण हुआ। यह पूना पैक्ट शेड्यूल कास्ट पर लागू था, लेकिन ब्राह्मणवादियों द्वारा पूना पैक्ट आदिवासियों पर थोपा गया
और आदिवासी समाज में भी दलाल और भड़वों का निर्माण किया गया और ऐसे लोगों द्वारा ही आदिवासी समाज में प्रचार किया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आदिवासी शब्द क्यों नहीं डाला। और ऐसा करके वे लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच में झगड़ा लगाने का कार्य करते हैं। उनके बीच में बनने वाली एकता को तोड़ने का कार्य करते हैं। जबकि आदिवासियों को ही संविधान में ट्राइब कहा गया। ट्राइब्स ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द के रूप में उपयोग किया गया, जबकि आदिवासी यह एक सामाजिक शब्द है, किंतु दोनों एक ही है। लेकिन दलाल और भड़वे यह हमारे भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने का कार्य करते हैं। उनके द्वारा बरगलाने का कार्य किया जाता है ताकि एससी और एसटी में एकता कायम न हो सके। यह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच झगड़ा लगाने का कार्यक्रम है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत संविधान के अंदर आदिवासियों के लिए अलग संविधान बनाया। जैसे यदि संसद में कोई कानून पास हो जाता है तो भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो संसद में पास हुए कानून पर अमल करने से मना करे या उसे डिनाई करे, किंतु 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत आदिवासियों को अधिकार दिए कि संसद में पारित कानून को यदि आदिवासी क्षेत्र में लागू करना है तो वो नियम आदिवासी क्षेत्र में लागू करने के पहले आदिवासियों से परमिशन की आवश्यकता होगी। इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों को दिया। हिंदू मैरिज एक्ट यह आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। आदिवासियों की अपनी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए, संस्कारों को बनाए रखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों को हिंदू मैरिज एक्ट से अलग रखा। आदिवासियों के लिए बाबा साहब ने वह सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, किंतु फिर भी दुश्मनों के कहने पर हमारे कुछ लोग यह कहते फिरते हैं कि बाबा साहब ने संविधान में आदिवासी शब्द क्यों नहीं लिखा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वे दलाल और भड़वे दुश्मनों के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमारे लोगों में रणनीतिक बुद्धि का अभाव है। तो रणनीतिक बुद्धि क्या है? युद्ध करने की जो नीति होती है उसे रणनीति कहते हैं, और वह रणनीति बुद्धि के आधार पर बनाई जाती है। तो रणनीतिक बुद्धि का अभाव है। आदिवासियों ने विचार करना चाहिए कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अलग अलग हो जाता है तो शेड्यूल कास्ट की आबादी 15% होने के बावजूद उनकी रोज़ पिटाई होती है, तब शेड्यूल ट्राइब तो केवल 7.5% है। यदि वे अकेले लड़ेंगे तो उनकी पिटाई होना तो निश्चित है, और पिटाई हो भी रही है। तो कम से कम पिटाई होने पर यह अक्ल आ जानी चाहिए, इस बात को समझ जाना चाहिए। दूसरा प्रचार किया जाता है कि आदिवासी ही मूल निवासी है। अब इससे क्या होता है? इससे 7.5% आदिवासी वर्सेस 92.5% नॉन आदिवासी का मामला खड़ा हो जाता है। ऐसा करने से तो आदिवासी कमज़ोर हो जाएगा। यदि युद्ध में जीत हासिल करनी है तो ताकतवर बनना पड़ता है, तब लड़ाई जीती जा सकती है। अब यह जो मुद्दा है कि आदिवासी ही मूल निवासी है, यह मुद्दा तो कमज़ोर बनाने का मुद्दा है। आदिवासियों ने इस पर विचार जरूर करना चाहिए। आगे मेश्राम साहब ने कहा कि आदिवासियों में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। 5वीं 6वीं अनुसूची पर चर्चा की जा सकती है। सेग्रीगेशन की समस्या है, भूखमरी की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, किंतु इन मौलिक मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय
बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आदिवासी क्यों नहीं लिखा? इस पर चर्चा करवाते हैं, इस पर प्रचार करते रहते हैं। ये सारे निरर्थक बातों पर चर्चा करते रहते हैं। इसलिए हमें दुश्मन से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले तो हमें हमारी अंदरूनी चुनौतियों से लड़ना होगा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने रिसर्च करना चाहिए, वर्तमान की परिस्थितियों पर रिसर्च करना चाहिए, उनके कारणों पर रिसर्च करना चाहिए और उससे संबंधित डाटा कलेक्ट करना चाहिए ताकि समस्याओं को समाप्त किया जा सके। इसके आगे मेश्राम साहब ने रिसर्च करने के तरीके को समझाते हुए बताया कि रिसर्च करने के बहुत से साधन होते हैं, केवल मात्र किताब पढ़ने से ही रिसर्च नहीं होता है। रिसर्च करने के बहुत से साधन हैं। संगत करने से भी रिसर्च होती है, निरीक्षण करने से भी रिसर्च होती है, विश्लेषण करने से भी रिसर्च या डाटा कलेक्ट होता है। केवल किताब पढ़ना ही रिसर्च या डाटा कलेक्ट करने का एक साधन नहीं है। तो इन सभी बातों का उपयोग समाज में उपस्थित चुनौतियों का सामना करने के लिए करना होगा। अंत में मेश्राम साहब ने कहा कि अब हमारी आज़ादी दूर नहीं है। आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद किया जाएगा। 20 बार भारत बंद करने से भारत के प्रत्येक नागरिक को, बहुजन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पता चल जाएगा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला संगठन और नेतृत्व कौन है। तो इस भारत बंद के द्वारा जिस जनशक्ति का निर्माण होगा, उस जनशक्ति के आधार पर हमारी आज़ादी निश्चित है। इतनी बात कहकर मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने अपनी बात समाप्त की। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर एच.एन. रेकवाल जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आपने बताया कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को डेवलप करने के लिए सभी प्रकार के संसाधनों का निर्माण किया जाए। उसके लिए जो भी आवश्यक साधन संसाधन हैं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा संपूर्ण भारत देश से साधन संसाधनों का निर्माण किया जाएगा। इतनी बात कहकर मान्यवर एच.एन. रेकवाल साहब ने अपनी बात समाप्त की। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा मेश्राम साहब को 1 लाख रुपए की जन आंदोलन निर्माण निधि दी गई। नागपुर में हिजड़ों के संगठन के प्रमुख ने 1000 रुपए के नोटों का हार यह मेश्राम साहब को पहनाया। इसके अलावा राजस्थान के राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के प्रभारी, इनके द्वारा हर माह ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को 1000 रुपये देने की घोषणा की गई। राजस्थान वो 1 साल के 12,000 रुपये हर देने वाले हैं। राजस्थान के अंत में संचालक महोदय द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया और कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम समाप्त होने पर मेरे साथ एक छोटी सी घटना घटी थी, तो उसे भी मैं यहाँ आपके सामने बताना चाहूँगा। हुआ यूँ था कि कार्यक्रम समाप्त हुआ और मैं हॉल के बाहर निकल गया। तो तब हॉल के बाहर
झारखंड के बामसेप के प्रांतीय अध्यक्ष मान्यवर शनिचर बेसरा जी वे मिले, तो बेसरा साहब और मैं हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तो तभी एक व्यक्ति हमारे पास आए जो कि कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए थे। उन्हें भी 2 मिनट का बोलने का मौका मिला था। तब वे शनिचर बेसरा साहब से कहते हैं कि क्या आप आदिवासी हैं? तो बेसरा साहब ने उन्हें जवाब दिया कि हाँ, हम झारखंड से हैं और आदिवासी हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि मेश्राम साहब आदिवासियों का मजाक उड़ाते हैं। तो तब मैंने कहा कि हमें तो नहीं लगता कि उन्होंने आदिवासियों का मजाक उड़ाया। तब उस व्यक्ति ने कहा, अरे वो आदमी आदिवासियों के तब उस व्यक्ति ने मेश्राम साहब के बारे में बोला तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे वो आदमी आदिवासियों के विरोध में बोलता है, उनका मजाक उड़ाता है। तो मैंने कहा कि आप तो मंच पर ही बैठे थे और उन्होंने आपके सामने ही वो सारी बातें रखी, तो तभी आपने मेश्राम साहब से सीधे ये बात क्यों नहीं पूछी या सीधे ये बात क्यों नहीं कही, और अब आप यहाँ आकर हमें बता रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ कहूँगा, मेश्राम साहब को कहूँगा। तो मैंने कहा, अच्छा एक बात बताइए, वैसे तो मेश्राम साहब ने आदिवासियों के दलालों और भड़वों के बारे में बहुत कुछ बोला है, तो उस बात का आपको बुरा लगा है क्या? तो उन्होंने इस बात पर कुछ नहीं कहा और उनका एक साथी उसी समय आ गए थे और वो उन्हें साथ लेकर चले गए। तो लेकिन इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि मेश्राम साहब का चलाया हुआ तीर सही निशाने पर लगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।